हेलो, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों। ऑल इज वेल। चलो तो बढ़ते हैं आज की क्लास में आगे की तरफ। दिया है एक त्रिभुज की भुजाएं 60। एक त्रिभुज की जो साइड्स हैं वो आपको दे रखी हैं 60, 112, 60, 112, 164। तो इनका सम करेंगे 6, 3 और 3। यह आएगा परिमाप। और ऐसे यदि निकालना है तो 168। 16 दूनी 32, 8 दूनी 16। और ध्यान दो, जब भी पार को समतल करवाना है तो पूरे पार के एरिया को समतल करवाना होगा। इसलिए इस ट्राइंगल का हमें एरिया चाहिए। और ट्राइंगल का एरिया होता है रूट एस का मान है 168। 168 में से निकाल लो 8। और 8 निकाल लेंगे तो बन जाएगा 8 के बाद 21 और बच जाएगा, तो 3 गुणा 7। 168 में से s आ गया, s माइनस a चाहिए तो 4, 2 गुणा 2। s माइनस b चाहिए तो 168 में से 12 घटाओ तो 56 हो गया। 56 का मतलब हो गया 8 इंटू 7। और 168 में से 60 घटाएं तो 108। 108 होता है 12 9 108। 12 9 108। तो ध्यान दो, इसको यदि मुझे सोल्व करना है तो एक काम करेंगे, 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 3 10। 10 में 5 बच गए तो 32 गुणा 3 3 3 3 बच गया 9 गुणा 7। तो मेरे पास बन गया 32 गुणा 27। 9 7 63। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 12 21, 2 6 तिया 18 और 2 20। तो ये आ गया एरिया। ठीक है क्या बात। और ये यदि एरिया आ गया जिसमें 8.5 रुपए स्क्वायर मीटर पर का खर्चा है, तो 8 से गुणा करो। 8 6 48, 8 6 48, 8 एकम 8 4 12, 8 दूनी 16। ये तो हो गया 8 गुणा। और 0.5 का लो आधा और चाहिए तो इसका आधा आप जानते ही हो, 1008 होगा। तो बन जाएगा 6 3 1 7 1। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बोलो, बात समझ आई क्या। पढ़ो, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें आपको दिया गया है BD का मान 6 है, DE का मान 5 है, EC का मान 7 है। और अपन ने पढ़ा हुआ है किसी भी ट्राइंगल में एक आधार पे जितने भी ट्राइंगल बनेंगे, किसी भी ट्राइंगल में एक आधार पर जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उनके एरिया का रेशियो बेस के रेशियो में ही होता है। और ऐसा है तो लगा दो, मेरे पास जो टोटल एरिया 40 पता है वो 5 का एरिया पता है, इस बेस के कारण एरिया पता है। और हमें पूरे का एरिया चाहिए तो एक काम करेंगे, 6 और 5 11 और 7 18 से गुणा कर दो। 18 8 144 हो ही जाता है। कुछ स्टूडेंट इस स्टेप को भी लिखते हैं, जब 18 8 144 आ रहा है तो सीधा आंसर लगाओ। ये छोटे छोटे टाइम्स बचाने चाहिए। पढ़ो, देखो ये क्या कह रहे हैं। का एक ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल ABC में
ट्राइंगल ए बी सी में ए 90 डिग्री है, ट्राइंगल ए बी सी में ए 90 डिग्री है, ए बी 16 है, ये 12 है। ध्यान दो, ये 4 तियां 12 है, 4 4 16 है, तो 5 चौक 20 होगा। ए सी का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट डी है, मिड पॉइंट होते ही हो गया 6 और 6। और ई पर डी, ई जो है वो ई पर परपेंडिकुलर है, ई पर ये परपेंडिकुलर है यहां। तो ट्राइंगल सी डी ई, ट्राइंगल सी डी ई का एरिया क्या होगा बताओ, लगाओ दिमाग। देखो ये यदि यहाँ 90 डिग्री है तो ट्राइंगल सी ई डी, सी तो सी और ये 90 है, और दो एंगल सी 90, तो इधर भी सी और 90 दो एंगल हैं, तो बोलेंगे सी ई डी, ट्राइंगल सी ई डी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ई डी जो है सिमिलर होगा सी ए बी के, सी ए बी के। बोलो होगा क्या ऐसा? और ऐसा मेरे पास यदि है तो सी ई कितना है, सी डी पता है, सी डी कितना है 6, सी डी कितना पता है 6, और सी बी कितना पता है 20। क्या करें, सी डी और सी बी का रेशियो क्या है? तो सी डी और सी बी का जो रेशियो है वो 6:20 है, यानी 3:10 है। और कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल की भुजाओं का रेशियो, साइड का रेशियो यदि 3:10 है तो एरिया का रेशियो 9:100 होगा। बोलो ये से नो। और किसी भी ट्राइंगल के आधार और लंब यदि पता है तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। और ये पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया तो 100 की वैल्यू पता है, और हमें छोटे ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो 9 की वैल्यू निकालनी है। 2 से काट दो 8 बार, 9 8 72 गुणा 12 हो गया, 72 गुणा 72 इंटू 12 हो गया। डिवाइड करना है 100 से। ध्यान दो, 12 दूनी 24, 12 7 84 और 2 86। तो आपका जो आंसर है वो ए बन जाएगा। बोलो बात समझ आई क्या? तो क्या ध्यान रखना है, किसी भी दो ट्राइंगल में ध्यान दो, देखो सी ई डी में एक सी एक 90, और सी ए बी में एक सी और एक 90। जैसे ही दो एंगल बराबर हुए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, सिमिलर हुए तो बताओ छोटे ट्राइंगल की भुजा कौन? सी डी पता है, सी डी पता है 6, छोटे ट्राइंगल की भुजा पता है सी डी। और बड़े ट्राइंगल की कौन सी भुजा इसके रेस्पेक्ट में? सी बी। तो सी बी पता है 20, 6 और 20 यानी दोनों की भुजाओं का रेशियो 3:10, तो एरिया का रेशियो 9:100। और एरिया का 9:100 है तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालकर छोटे का गुणा कर दो। ये पढ़ो, देखो क्या कर रहा है। 24 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, 24 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त बनाया गया। इसकी भुजा यदि 24 है तो अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस a/2√3 होती है, इसलिए बन जाएगी 24/2√3। और 24/2√3 का 2 से काटो 12 बार, फिर 3 से काटो तो 4√3 आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो इसकी रेडियस पता लग गई। उसी वृत्त में एक वर्ग बनाया गया है,
इस वृत्त में एक वर्ग बनाया गया है। तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो क्या इस वर्ग का डायगोनल जो है, क्या इस वर्ग का जो डायगोनल है वो इस सर्किल के डायमीटर के बराबर होगा। तो d बराबर आ जाएगा, रेडियस यदि 4√3 है तो डायगोनल या डायमीटर जो है वो आ जाएगा 8√3। और किसी भी स्क्वायर का डायगोनल पता होने पर एरिया होता है d²/2। तो बन जाएगा 64 × 3/2, तो 32×3 = 96। नेक्स्ट पढ़ो, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 इकाई है और असमान भुजा की लंबाई 2 है, तो समान भुजा की लंबाई क्या होगी। समद्विबाहु त्रिभुज की सबसे अच्छी बात होती है ये भुजा यदि x है तो ये भुजा भी x है और ये भुजा 1 है। और ऐसा यदि है तो अपन जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, ध्यान देना, जैसे ही यहाँ ये 2 दे रखी है, सॉरी ये भुजा 2 है, असमान भुजा 2 है, दोनों x और x है। जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज में मिड पॉइंट पे मिलाओगे, मिड पॉइंट पे मिलाते ही ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो यहां से मुझे इस हाइट की वैल्यू पता लग गई x² - 1। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हाइट क्या होगी, तो ध्यान दो ये x है, ये 1 है, तो x² - 1 के स्क्वायर का रूट। और किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 गुणा आधार 2 गुणा ऊंचाई √x² - 1, जो हमें दे रखा है 4। दोनों तरफ से स्क्वायर करो तो x² - 1 = 16। तो x की वैल्यू हो जाएगी √17, जो हमें पूछा गया है। नेक्स्ट पढ़ो, देखो कहा है किसी त्रिभुजाकार पारक की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 1080 मीटर है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 12x 17x 25x। तो 12 और 17 बन गया आपका 34 और 44, 12 और 17 बन गया 42। 42 में 12 जोड़ें तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई 54x की। तो x की वैल्यू मेरे पास 54x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू 20 आ गई। और x की वैल्यू 20 आ गई तो पहली भुजा 240 हो गई। 20 x की वैल्यू 20 आते रखो, दूसरी भुजा 17 गुणा 2 340 होगी, 17 दूनी 34। चलो कह रहा है दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ए 7 दिया हुआ है, ए 7 दिया हुआ है, ईसी 6 दिया हुआ है, बीडी 4 दिया हुआ है और डीएफ 6 दिया हुआ है। देखो एक बात समझो, कोई भी ट्राइंगल यदि आपके पास इस तरीके से है, कोई भी ट्राइंगल यदि आपके पास इस तरीके से है, तो इस ट्राइंगल का आधार तो आपको पता है,
अब हाइट चाहिए तो यहां से यहां परपेंडिकुलर बना लेते हैं, यानी जब भी अधिकोण त्रिभुज होता है तो परपेंडिकुलर बार बनता है, हाइट बार बनती है। बात समझ आई होगी आपको। तो ध्यान दो, देखो ये मेरे पास बेस होगा और अधिकोण त्रिभुज में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हाइट हमेशा बाहर जो बनाएंगे वो होगी। ठीक है दिनेश, देखो ध्यान दो, क्या किया कि बेस यदि मेरे पास BD है और यहां से जब परपेंडिकुलर बना रहे हो तो ये दे रखा है आपको 7, तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2। बेस कितना है 4 गुणा हाइट कितना है 7। ऐसे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो 1/2 गुणा बेस कितना है 6 गुणा, ध्यान दो यहां से यहां परपेंडिकुलर बेस तो होगा ये, क्योंकि आपको इस शेडेड रीजन का एरिया पूरा नहीं लेना बेस, तो बेस जितने का एरिया निकालना है वो, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल की हाइट एक ही होगी, चाहे वो इस ट्राइंगल की हाइट हो, कौन सी की DEC की हाइट भी EC होगी तो DFC की हाइट भी EC होगी, तो वो है 6। ध्यान दो ये बना 28, ये बना 18, 28 और 18 बन जाता है कितना 1/2, सॉरी ये 14 ही बना, 14 और 18 बन जाता है 32, 14 और 18 बन जाता है 32। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो √3/2 इंटू ए होती है, क्या सबको ही पता होगा। और ऐसा है तो ए बराबर पता लग गया, और ए बराबर पता लगते ही एरिया चाहिए तो √3/4 ए स्क्वायर कर दो। बोलो सब लोग समझे क्या, आया कुछ बात समझ। दो त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज को तिरछा काटा गया जिसका विकर्ण 4√5 है। देखो एक आयताकार कागज है जिसका डायगोनल दिया गया है और डायगोनल की वैल्यू 4√5 दे रहा है, डायगोनल की वैल्यू 4√5 दे रहा है। और चौड़ाई लंबाई में, चौड़ाई की तुलना में लंबाई 2 गुनी है, तो इसको यदि x कहें तो ये 2x है, तो लगा दो x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर 16 पंजो 80, तो x स्क्वायर बराबर मेरे पास हो गया 5 से डिवाइड करें 16 तो आंसर हो गया 4। तो ये 4 है तो ये मेरे पास 8 है। तो आयत का क्षेत्रफल चाहिए तो 4 गुणा 8 यानी लगा देंगे 32। देखो फिर से समझ लो, ध्यान दो, देखो आप कमेंट थोड़ा सा जल्दी किया करो मेरे प्यारे साथियों। क्या कहा गया है कि एक आयत को विकर्ण के हिसाब से काटा और दो ट्रायंगल बना लिए, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है तो ये x है तो ये 2x है, और जब आपको इस ट्रायंगल में ये दोनों भुजा और विकर्ण पता है तो लगा दो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के बराबर, तो x बराबर 4 आ गए, ये 4 आ गए तो ये डबल है 8 है, चौड़ाई 4 है लंबाई 8 है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। त्रिभुज ABC में BC 16 दिया हुआ है, AE 4.5, यानी दोनों का जो बेस है वो दे रखा है, जो शेडेड रीजन है उनका 4.5। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ध्यान दो, जैसे ही यदि हम बात करें ये आपको यदि पता है तो अब मुझे ट्रायंगल चाहिएगा, इस ट्रायंगल के लिए हाइट चाहिएगी, क्या और चाहिएगी हाइट। हाइट क्या होगा, बी से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर होगा, और ऐसा यदि होता है तो ध्यान दो, देखो हमने कहा ये परपेंडिकुलर है हाइट है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है जी,
और ये एंगल 60 डिग्री है, एकदम ओके है। तो एक बात मुझे बताओ, क्या ये जो मेरे पास बीडी भुजा है वो 90 डिग्री के सामने की भुजा है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा बीडी की आधी हो जाएगी क्या? आपको याद होगा, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 30 डिग्री हो, एक एंगल 60 डिग्री हो, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा 30 डिग्री के सामने की भुजा की डबल होती है और 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 गुना होती है। और ऐसा है तो ध्यान दो, ये एंगल 30 तो ये एंगल भी 30, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30, ये 90 आपको पता है तो ये हो गया 60। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने की भुजा बीडी है, तो 30 के सामने की भुजा BD/2 होगी। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2। आधार कितना है 4.5, और ऊंचाई ये परपेंडिकुलर है BD/2। ऐसे ध्यान दो, इधर वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो 1/2, आधार कितना है 4.5, और ऊंचाई चाहिए तो ध्यान दो, देखो ऊंचाई चाहिए तो ध्यान दो बोर्ड पर कि मैं यहां से जो परपेंडिकुलर डालूंगा तो परपेंडिकुलर इस तरीके से बनेगा, और इस तरीके से यदि परपेंडिकुलर बनता है तो ये 90 होगा। तो ध्यान दो, 90 के सामने की भुजा पता है आपको DC, तो 30 के सामने की भुजा क्या होगी DC/2। 90 के सामने की भुजा, 90 के सामने की भुजा आपको पता है, 90 के सामने की भुजा DC पता है, तो 30 के सामने की भुजा DC/2 होगी। कुछ लोग सोच रहे हैं सर परपेंडिकुलर इधर नहीं बनेगा क्या? ये बेटा क्या ऐसा हो सकता है कि एक ये एंगल 30 है तो बोलो ये कितना होगा 150, और ये 90 हो जाए, तो 150 और 90 तो 240 हो गया। तो ये ट्राइंगल इसका मतलब इधर नहीं बनेगा, ट्राइंगल जो 90 डिग्री है वो अंदर की तरफ ही बनेगा। ठीक है ना बात? तो ऐसा है कि जैसे आपने यहाँ 90 डिग्री बनाई, 90 है, 30 है, 30 के सामने की भुजा, 30 के सामने की भुजा चाहिए तो 90 के सामने की भुजा की आधी, तो ये हो गया DC/2। तो इस ट्राइंगल के लिए ये तो है बेस, ये तो है बेस, और हाइट हो जाएगा ये, तो बोलेंगे DC/2। और दोनों में देखो ध्यान दो, 4.5/4 तो कॉमन आ रहा है, 4.5/4 तो कॉमन आ रहा है, बच रहा है BD+ DC। और BD+ DC की वैल्यू, BD+DC की वैल्यू क्वेश्चन में BC दे रखा है 16, तो बन जाएगा 4.5/4 गुणा 16, 4 से काट दो 4 बार, तो आंसर बन जाएगा 18, जो आपका सही आंसर है। का 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार कार्डबोर्ड को विकर्ण पर मोड़कर त्रिभुज बनाया गया। देखो एक कार्डबोर्ड है मेरे पास जिसकी भुजा 3 मीटर है, इसको फोल्ड किया गया, तो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो डायगोनल 3√2 जाएगा क्या? तो पूछ रहा है यहां से जो आप परपेंडिकुलर बनाएंगे, यानी त्रिभुज जो बनेगा उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो एक ऊंचाई तो 3 होगी जो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इस ट्राइंगल की ऊंचाई चाहिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहां से यहां, यानी बेस इसको माने तब ऊंचाई कितनी होगी वो चाहिए। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्स पता है, तो उस केस में जो ऊंचाई होती है वो ऊंचाई क्या होती है? वो होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। तो बन जाएगा 3 × 3/3√2, तो आंसर आ जाएगा 3/√2।
बोलो ठीक समझ आया क्या? कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, जिंदगी में कुछ भी हार्ड नहीं है। याद रखो, जब तक आपने कोई काम नहीं किया है, किसी दूसरे के सुने हुए वर्ड हो सकते हैं कि वो चीज हार्ड है। जैसे ही आप उस काम को कर लेंगे तो आपकी योग्यता के अनुसार आपको पता चलेगा कि वो काम हार्ड था या इजी था। तो दूसरे ने किसी ने कहा एसएससी मेंस हार्ड होता है, इसलिए आपको नहीं मानना है। आपको एसएससी मेंस देखकर देखना है, प्री क्वालिफाइंग करनी है, और फिर आपको देखना है कि अभी मेरे लिए मेंस हार्ड था या नहीं था। देखो, आपने देखा होगा कुछ, एक सिंपल सा एग्जांपल अपन लें, एक व्यक्ति के हाथ नहीं है तो उसके लिए जिंदगी जीना बहुत ही परेशान है, बहुत ही परेशानी का काम है। वो जिंदगी आसानी से नहीं जी सकता। या तो वो घर परिवार से बहुत ज्यादा संपन्न हो तो उसके घर परिवार वाले उसको, बट वो भी डायलॉग सुना सुना के और उसकी जिंदगी को खिलाएंगे जरूर, पर उतना उसको मेंटली स्ट्रोंग नहीं बनने देंगे। तो मोस्टली केस में आपने देखा होगा, ऐसे जो लोग हैं वो आपको कहीं भी दूसरों की हेल्प से ही चलते हुए दिखाई देंगे, या तो फैमिली की हेल्प से या फिर किसी दान डोनेट की हेल्प से, किसी ना किसी हेल्प से चल रहे होंगे। तो उनको लगता है कि जिंदगी बहुत हार्ड है। बट आपने देखा होगा कि अपने ओलंपिक गेम्स में, या आपने इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियो जैसे देखे होंगे कि एक आदमी के दोनों हाथ नहीं है और कारपेंटर का काम कर रहा है, कलर करने का काम कर रहा है, ओलंपिक में पिस्टल चलाने का काम कर रहा है, ओलंपिक में तीरंदाजी का काम कर रहा है। तो ये सब उस आदमी के देखने का नजरिया है। तो मैं तो ये आपको कहता हूं कि कौन सा काम किस व्यक्ति के लिए हार्ड है, ये आपका नजरिया है। तो नजरिया बदलो, कोई भी काम हार्ड और इजी नहीं होगा। वो हाँ हार्ड है आपके लिए नहीं, ये आप जब करके देखेंगे तो पता होना चाहिए। किसी दूसरे ने कहा है कि भाई एसएससी मेंस हार्ड होता है, इंग्लिश हार्ड होता है, रीजनिंग नहीं आती, जीके नहीं आता, इंग्लिश ये होता है, ये दूसरों की नहीं माननी है। अपनी एबिलिटी से प्री क्वालिफाई करो, मेंस दो, तब आपको पता लगना चाहिए कि हाँ मेंस हार्ड है या इजी है। तब आप मानेंगे, तब आप एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके लिए आपने मेहनत की और उस मेहनत का कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आएगा। तो बढ़ते हैं, देखो आगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों, आधार 6 है। तो बाकी दो भुजाएं 5 और 5 होंगी, बराबर होंगी समद्विबाहु त्रिभुज में। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक बात बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज में हम पढ़ चुके हैं कि जैसे सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पे आके मिलेगा तो वो परपेंडिकुलर होगा। और ध्यान दो, देखो ये 5 है, ये 4, 3 है तो ये 4 होगा। इसलिए इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से 4×3 12 बोलेंगे। चीजें सीखेंगे, सीखते हुए बढ़ जाएंगे। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो सोर्स से ही मैथ सीख लेते हैं, उसी से अपनी प्रैक्टिस को कर लेते हैं। आपका मतलब सीखने का कितना जज्बा है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। ध्यान दो, देखो एक ट्राइंगल एबीसी में एक ट्राइंगल एबीसी है, और इस ट्राइंगल एबीसी में AB और AC भुजा पर दो पॉइंट हैं, डी और ई। DE BC के पैरेलल है। पैरेलल होते ही छोटा ट्राइंगल ADE बड़े ट्राइंगल ABC के सिमिलर होगा। और ऐसा है तो इन दोनों ट्राइंगल की भुजाओं का जो रेशियो है
क्वेश्चन में 6:7 दिया है, तो साइड का रेशियो 6:7 होने पर, साइड का रेशियो 6:7 होने पर एरिया का रेशियो 36:49 होता है। तो छोटे ट्राइंगल का एरिया 36 है, पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 49 है, तो ये एरिया 13 होगा। तो हमें यही पूछा है, छोटू ट्राइंगल और ये जो पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम जो दिख रहा है, उसके एरिया का अनुपात ज्ञात करो। देखो ध्यान दो, दी गई आकृति ABC में P और Q बिंदु AB और AC पर इस प्रकार है। AP 1 है, PB 3 है, AQ 1.5 है, CQ 4.5 है। तो ध्यान दो, इधर ये रेशियो 1:3, इधर भी एक रेशियो 1:3, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल। पैरेलल तो छोटू ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर, और छोटू ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर, तो छोटे ट्राइंगल की भुजा 1 और बड़े ट्राइंगल की भुजा 4, और साइड का रेशियो यदि 1:4, तो एरिया का रेशियो जो है वो होगा 1:16, और 1:16 में ये एरिया यदि 1 है तो ये एरिया होगा 15। तो हमें कह रहे ट्राइंगल APQ का एरिया, यदि ट्राइंगल APQ का एरिया यदि 12 है, तो 12 वैल्यू है 1 की, गुणा BQPC का एरिया चाहिए तो 15 की वैल्यू चाहिए, तो 15 गुणा 12 180। देखो बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो दिए गए ट्राइंगल को समझने से पहले कुछ बातें मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ते हैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। क्या याद दिलाना चाहता हूं कि माध्यिका ट्राइंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तीनों माध्यिकाएं ट्राइंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, और तीनों माध्यिका जहां काटती हैं उनसे यदि वर्टेक्स को मिला दें तो ये एरिया 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या आपको याद है मीडियन या माध्यिका के केस में ऐसा होता है? किसी भी ट्राइंगल में एक मीडियन ट्राइंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में, तीनों मीडियन ट्राइंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट में, और सेंट्रोइड से तीनों वर्टेक्स को मिला दें तो ट्राइंगल का एरिया 3 इक्वल पार्ट में होता है। बोलो यस या नो। तो ध्यान दो, देखो ये इस भुजा का मिड पॉइंट है, ये सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पे जाके मिली मीडियन, इधर भी ये मिड पॉइंट पे मिली मीडियन। तो दो मीडियन जहां मिलती हैं वो ग्रेविटी सेंटर, और ग्रेविटी सेंटर से तीनों वर्टेक्स को मिला दें, ग्रेविटी सेंटर से तीनों वर्टेक्स को मिला दें तो ये तीनों एरिया इक्वल होंगे। इसका मतलब जो भी ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल लो। समबाहु त्रिभुज है तो एरिया हो जाएगा √3/4, √3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 ए स्क्वायर। ये पूरे ट्राइंगल का एरिया चाहिए हमें 1/3 का निकाल लो, क्योंकि तीसरा पार्ट चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 12√3। बोलो मजा आया, बात समझ आई क्या? देखो क्या कहा है, ट्राइंगल PQR एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR एक ट्राइंगल है जिसका क्षेत्रफल 180 है। SQR भुजा पर एक बिंदु इस प्रकार है, SQR भुजा पर एक बिंदु इस प्रकार है कि PS जो है एंगल QPR का कोण संधिभाजक है, कोण संधिभाजक। और कोण संधिभाजक की बात करें तो कोण संधिभाजक सामने वाली भुजा को
उसी रेशियो में बांटता है जिनसे एंगल बना है। तो पी क्यू और पी आर का रेशियो 2:3 है, तो एंगल बाई सेक्टर सामने वाली भुजा को भी 2:3 में बांटेगा। ट्राइंगल पी क्यू आर में इन दोनों भुजाओं का रेशियो 2:3, तो पी क्यू पी एस जो है सामने वाली भुजा को 2:3 में बांटेगा। ट्राइंगल पी एस आर का एरिया ज्ञात करो, तो 180 एरिया हो गया 5 की वैल्यू, पी एस आर की वैल्यू चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 36 तिया 108। देखो क्या कह रहा है, कोई ट्राइंगल एबीसी है, कोई ट्राइंगल एबीसी है जिसमें बीसी भुजा के मिड पॉइंट को एम कहा गया है, और ए बी एम का एरिया 18, तो मिड पॉइंट होगी मीडियन एरिया को दो इक्वल पार्ट में, तो ये भी 18, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। चलो यहां तक पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक बार सोल्व कीजिएगा, नहीं होता है तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।